एक हैचबैक तो चाहिए ही सर्वाइव करने के लिए इंडिया में। तो जब हमें पोलो जीटी और वो मिल रही थी और जो वॉक्सवैगन जब हमें कह रहा था कि यार हम कार्स घाटे में बेच रहे हैं, तो दैट वाज एक्चुअली ट्रू। 1 सेकेंड, हियर कम्स अ टर्बो एंड हियर वी गो। इसको ये आदत लग जाए ना ओवरटेक की, टर्बो की, वो कुछ और नहीं चला सकता। वो कस्टमर ही आपकी बाकी कार्स भी लेगा। ये कार्स जब घर घर जाती हैं, सस्ती कार्स, टियागो जैसी, एल्ट्रॉस जैसी, पेलिनो जैसी, तो लोग फिर ग्रैंड विटारा, हैरियर वैसी कार्स भी लेते हैं। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आज संडे है, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ और मुझे जो 15-20 मिनट मिलते हैं ड्राइविंग में, तो मुझे लगता है उसका लाभ उठाया जाए ताकि आपसे एक कैंडिड कन्वर्सेशन की जाए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक आपने देख लिया है वो है कि क्या वॉक्सवैगन ने हम सबको आउटस्मार्ट कर दिया है। हम सब में कौन आता है जो एंथुसियास्ट्स हैं, जो ये सोचते थे कि एक हैचबैक तो चाहिए ही सर्वाइव करने के लिए इंडिया में। देखिए दोस्तों, स्टैट्स पे अगर जाएं तो पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लुधियाना में ना एक शुद्ध स्वीट्स है। शुद्ध का क्या है, वो कहते हैं जी अपना शाम को ही सारा, वो लिमिटेड सा सामान बनाते हैं, शाम को ही सारा अपना बेच के चले जाते हैं। एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू। बहुत रश रहता है उन पे, जो मर्जी टाइम आप चले जाओ। अब या तो वो अपना एक्सपेंड कर लें काम और कम्पीट करें शर्मन के साथ, सीताराम स्वीट्स के साथ, या अभी जितना वो माल बेच रहे हैं उतना उनको मैनेज हो रहा है। हो सकता है क्वालिटी एनालिसिस अच्छे करते हों और अपना काम नहीं बढ़ा रहे। अब आता हूँ मेन मुद्दे पे। 2022 में 18,500 करोड़ की टर्नओवर दिखाई है वॉक्सवैगन ऑडी ग्रुप ने, जो कि पहली बार या बहुत देर के बाद अपने आप को प्रॉफिटेबल शो कर पाया है, जिसमें 350-400 करोड़ का प्रॉफिट है। और ये खबर ऑटो कार के माध्यम से मैंने पढ़ी है। अब इस चीज़ से वॉक्सवैगन की मैनेजमेंट जो है जर्मनी में, वो बहुत खुश है, क्योंकि दे हैव रिकॉर्डेड प्रॉफिट्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। जब हमें पोलो जीटी या वेंटो जैसी कार्स मिल रही थी, एंड एक्चुअली सॉरी दिस थिंग इज रैटलिंग सो आई विल कीप इट हियर। तो जब हमें पोलो जीटी और वो मिल रही थी और जो वॉक्सवैगन जब हमें कह रहा था कि यार हम कार्स घाटे में बेच रहे हैं, तो दैट वाज एक्चुअली ट्रू, बिकॉज जितनी प्रोडक्शन की इनकी कैपेसिटी है उतनी गाड़ियाँ बिक नहीं रही थी। और उस चीज़ में क्या होता है कि आपके रेकरिंग कॉस्ट्स बढ़ जाते हैं और घाटा पड़ना शुरू हो जाता है, प्रॉफिट्स नहीं निकलते। कुछ लोग कमेंट करते हैं ट्विटर पे या यूट्यूब पे कि वॉक्सवैगन मारुति जैसे या हुंडई जैसे क्यों नहीं बिकता, उनसे कम्पीट क्यों नहीं करता। देखिए, 2 कारण हैं इसके। एक तो वॉक्सवैगन की जैसे 2 फैक्ट्रीज़ हैं, एक औरंगाबाद में, एक चाकन में। औरंगाबाद वाली छोटी फैक्ट्री है, उसमें जो इनकी CKDs हैं, जो टिगुआन है, कोडियाक है, वैसी कार्स को असेंबल किया जाता है। वो फैक्ट्री बहुत बड़ी नहीं है। जो बड़ी फैक्ट्री है चाकन प्लांट में, वो आप ये मान के चलिए कि उतनी बड़ी नहीं है जैसे हुंडई की, मारुति की है, जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त है। 50-60 हज़ार कार्स एक मंथ में हुंडई बनाता है, एक्सपोर्ट भी करता है। और मारुति तो आपको मालूम है कितनी का, 1.5 लाख के आसपास गाड़ियाँ बनाता है। इनकी कैपेसिटी ही 1.5 लाख के आसपास है एनुअली, 1.60 लाख के आसपास। अगर मैक्सिमम ये चलाएंगे, 2 शिफ्टों में कार बनाएंगे, 2.5 शिफ्टों में, तो इतनी कार्स ही बना सकते हैं। जिसमें इन्होंने ना केवल इंडिया की मार्केट देखनी है इस प्रोडक्शन प्लांट में, बट कुछ कार्स नहीं, 50,000 के आसपास इन्होंने मैक्सिको, ब्राज़ील और अभी जो स्कोडा मिडल ईस्ट में भी कार्स जो है वो भेज रहा है। तो अगर वॉक्सवैगन 140 के आसपास कंट्रीज़ में कार्स बेच रहा है, तो इसका मतलब वो नहीं है कि 140 में कार्स बन रही हैं। फैक्ट्रीज़ या प्रोडक्शन प्लांट्स इनके कहीं कहीं हैं, ठीक है, यूरोप में हैं, ब्राज़ील में भी होगा, इंडिया में है। तो दे आर कैटरिंग 140 नेशंस, राइट। तो अब ये गलती फोर्ड वाली नहीं करना चाहते कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी आ गई तो ओवर एक्साइटमेंट में फैक्ट्री को बड़ा कर लें या एक नई फैक्ट्री खोल लें, जैसे फोर्ड ने गुजरात में खोल ली थी बहुत इन्वेस्टमेंट करके। तब उनको उम्मीद थी कि फोर्ड ट्विंस जो हैं वो अच्छी सेल्स निकालेंगी, इकोस्पोर्ट के बाद एक्साइटेड हो गए थे। उनको लगा था कि वो मार्केट अच्छी ग्रैब कर सकते हैं। उनका अनुमान भी ये था कि 7 लाख के आसपास गाड़ियाँ पर मंथ बिकेंगी आज की डेट में। वो जो नहीं हुआ, सारे अनुमान उनके गलत साबित हो गए। तो वॉक्सवैगन जैसे ब्रांड्स का यहाँ पे टॉप सेलिंग होना या टॉप सेलिंग में आना एक कंसर्न है ही नहीं। ये कुछ साल पहले भी कहते थे कि हमने 3% या 5% मार्केट शेयर ग्रैब करना है। हालांकि ये मैं कहूँगा कि ये बहुत ही एक छोटा टारगेट इन्होंने किया, क्योंकि अभी भी मैं मानता हूँ कि 12 लाख से नीचे अगर ये कोई भी कार दे देते हैं, ऑटोमेटिक में भी अगर दे देते हैं, वर्टुस को ही पोलो बोल के दे दे हैचबैक जैसी बना के, तो अभी भी इनके पास बहुत ज़बरदस्त क्षमता है। क्योंकि
इनको कोई कैसे समझाए कि जो ब्रांड्स नीचे वाले हैं थोड़े से, जिनकी सेल्स कम है, जिसमें MG, निसान, रेनॉल्ट है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, इनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है। जिसके पास क्राउड की फ़ैन फॉलोइंग हो, स्पेशली यूथ की, वो कुछ भी कर सकता है। बट यूथ जब अब आज की डेट पे जॉब करने जा रहा है, कोई किसी का 70,000 का पैकेज है, किसी का 80,000 का है बड़े शहरों में, वो अभी भी उतने पैसे नई गाड़ी पे नहीं खर्चता जितनी गाड़ियाँ इनकी एक्सपेंसिव हैं। वो या तो यूज्ड कार ले लेता है या फिर किसी और ब्रांड की ले लेता है। तो ये बहुत ही बड़ा चंक स्कोडा VW जाने दे रहा है। मुद्दे पे वापस आता हूँ। 18,500 करोड़ की टर्नओवर, 1 लाख कार्स इंडिया में बेची और 50-60 हज़ार सक्सेसफुली बाहर भेजी। इस साल भी सेम चीज़ रिपीट हो सकती है। वन सेकेंड। Here comes a turbo and here we go। जिसको ये आदत लग जाए ना ओवरटेक की, टर्बो की, वो कुछ और नहीं चला सकता। या तो आप पेडल टू द मेटल कर दीजिए, यहाँ से डाउन शिफ्ट कर दीजिए। एक बार मुद्दे पे वापस आता। तो ये जो प्रॉफिट रिकॉर्ड किए हैं ना, ये बिल्कुल ये वो हो गया है कि एंथुसियास्ट्स वाली जो हमारी सोच थी, हमें लगता था कि यार ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या इतना ज़बरदस्त कंपटीशन है इस सेगमेंट में, क्योंकि कार्स देखिए इनकी बहुत महंगी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पहले इनकी रैपिड और वेंटो थी, वो कितनी बिकती थी? वेंटो बिकती थी 200 के आसपास, 200-300, और जो रैपिड थी वो 700-800 के आसपास। सस्ती वाली पोलो GT तो चलो बहुत ज़्यादा नहीं बिकती थी, बट क्योंकि वो कार सस्ती थी, 10 लाख से नीचे वो अच्छे नंबर्स निकालती थी। बट अब क्या हो रहा है, कंसिस्टेंटली वॉक्सवैगन और स्कोडा 6500 से लेके 8500 के आसपास गाड़ियाँ बेच रहे हैं। मेनली मैं बोलूँगा कि 7,000 से 8500 के आसपास, जो कि मैं बोलूँगा कि इवन आई एम लिटिल सरप्राइज्ड कि इस साल कम से कम ज़बरदस्त तरीके से जो अपग्रेडेशन हुई है, जो सेल्टॉस ने अपने आप को उतारा है अपने फेसलिफ्ट में, या होंडा एलिवेट जैसे कंपटीशन में आई हैं, ग्रैंड विटारा और हाई राइडर। तो जब टाइगुन और ये नई आई थी तो ठीक है, कुछ इश्यूज इनके क्रॉप अप हुए थे, EPC के और AC पे, जिनके रेपुटेशन थोड़ी सी इनकी डाउन हुई। उसके बाद रूफ लाइनिंग के मटेरियल्स या इनकी रेटलिंग को लेके, तो मुझे लगा था कि यार ये जब कंपटीशन बढ़ेगा, उसके बाद तुरंत XUV 700, स्कॉर्पियो जैसी कार्स भी आगे जिनकी प्राइस ओवरलैपिंग है। तो मुझे डर था कि यार ये ऐसा ना हो कि टाइम के साथ इनकी सेल्स जो है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाए। भाई अभी तो चलो ठीक है, 2,000-2,500-3,000 निकाल रहे हैं नंबर्स, बट बाद में डिक्लाइन हो जाए। ऐसा हुआ नहीं। 2 साल हो गए हैं टाइगुन को, और वर्टुस को भी 1 साल से ऊपर हो गया है, स्लाविया को भी 1 साल से ऊपर हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ नवस जो है ना वॉक्सवैगन ने पकड़ ली है कि एंथुसियास्ट को भी टिका के रखे अपने साथ, और कुछ कस्टमर्स जो ऑप्शंस को कंसीडर करते हैं, अगर थोड़ा सा दायरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं अपनी। 1 सेकेंड अगेन, कि यस हमने Hyundai, टाटा, महिंद्रा, मारुति से बाहर जाना है, तो उस कस्टमर को भी इन्होंने अपने एक दायरे में लेके आने का प्रयास किया है, जो कि डेफिनेटली सेल्स नंबर दर्शा रहे हैं। 7-8 हज़ार जो कार्स बिक रही हैं, वो कोई सिर्फ एंथुसियास्ट्स नहीं ले रहे। उसमें एक ऑफिस जाने वाला नॉर्मल कस्टमर, उसमें एक शॉपकीपर, उसको भी इन कार्स में वैल्यू दिखनी शुरू हो गई है। बिकॉज कुछ चीज़ों में अगर चीज़ें डाइल्यूट हुई हैं, फिर इन्होंने कंपटीशन के चलते कुछ चीज़ें दी भी हैं, जिसमें मैं बोलूँगा कि प्रैक्टिकलिटी सबसे बढ़िया अभी इन्होंने दे दी है। जो कि इनकी अगर टाइगुन या वर्टुस आप देखें तो 4 सीटर तो बहुत अच्छी है, खुली डुल्ली है सिर से भी, और अदरवाइज़ भी आपको रूमी लगती है। ग्लास एरिया ज़बरदस्त है। दूसरी चीज़ जो फीचर्स में लेके सुधार किया गया है, जिसमें स्पीकर्स हो गए, ये कनेक्टिविटी हो गई वायरलेस, और वेंटिलेटेड सीट्स हो गई, ठीक है, 6 एयरबैग्स हो गए, सनरूफ हो गई जो कि इनकी रैपिड वगैरह में नहीं थी, और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। इलेक्ट्रिक सीट्स अभी जैसे आ गई हैं कि अभी ऐसा नहीं आपको लगेगा कि आप कोई 1990 की कार सीधे ही देखने चले गए हैं। LED लाइट्स हो गए, ऑटो डिमिंग मिरर हो गया, रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ज़बरदस्त फीचर्स हैं, 40+ फीचर्स हैं। सेफ्टी को लेके पिच कर रहे हैं ये GNCAP में, जो इनकी अच्छी रेटिंग्स आई थी। तो एक बहुत ज़बरदस्त पैकेज तो कम से कम जो सेल्समैन है वो बता सकता है कि सर हमारी कार में ये क्वालिटीज़ हैं। अब क्योंकि पहले पोलो वेंटो
नॉर्मल कस्टमर इम्प्रेस हो ही नहीं सकता था, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लेता था किसी को बताने में, बट वो बेलिनो और i20 के सामने खरी नहीं उतरती थी, थोड़ी ओल्ड फैशन लगने लगी थी हर चीज़ को लेके पोलो, कम से कम एक आम यूज़र के लिए, मेरे लिए नहीं। 1.2 TSI मेरी डेट में आज भी अगर आप ले आओगे तो वो सबसे अच्छी कार है, बट हर कोई मेरे जैसे आपके जैसे नहीं सोचता। तो ना केवल डायनामिक्स, सेफ्टी, बट अब वॉक्सवैगन के पास एक कंपटीशन में बताने के लिए फीचर्स भी हैं। उसमें बड़ा कारण एक ये भी है कि टर्बो इंजन्स लोगों को समझ में आ गए हैं, और जो टॉर्क कन्वर्टर का रिलायबिलिटी को लेके एक अच्छा प्रचार हो गया है कि ये 6 स्पीड जो है वो काफ़ी रिलायबल है, उसमें कोई मुद्दा नहीं आने वाला लॉन्ग टर्म में। और DSG तो पहले से ही जो है वो लोगों को इसकी स्मूथनेस के कारण और जो रिलायबिलिटी के इश्यूज थे वो एड्रेस कहीं ना कहीं लोगों को पता चल गया है कि 6 ईयर्स की वारंटी भी अभी वॉक्सवैगन प्रोवाइड कर रहा है। तो टॉर्क कन्वर्टर की और ये जो एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी है 1.5 की, ये भी एक अच्छी थोड़ी बहुत मार्केटिंग इसकी हुई है कि ये फ्यूल एफिशिएंट हाईवेज पे तो ज़रूर है इंजन्स, 20-20, 21-21 की एफिशिएंसी जो है वो निकाल रहे हैं, और शहर में लॉक इन पीरियड में कम रहती है, बाद में फिर ठीक है वही ऑटोमेटिक में आपको 11, 12, 13 के आसपास, डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक ऑल्सो। तो ये चीज़ का भी प्रचार हुआ है थोड़ा बहुत, जिसके कारण एक मेरिट पे ये कार जो है वो बेहतर लोग इनको मान रहे हैं बिकॉज ऑफ द टर्बो इंजन्स एंड फ्यूल एफिशिएंसी ऑन द हाईवेज पर्टिकुलरली। नो डाउट के पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री, गेम आगे 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 होती ही रहेगी। जो कोरियंस हैं वो एक कदम आगे ही रहेंगे फीचर्स में, वो ट्रेंड सेटर है फीचर्स में, बट स्टिल एक तबका है जो एंथुसियास्ट के बाहर था, जो इन्होंने ग्रैब कर लिया है अभी। कंसिस्टेंटली 1700-1800 वर्टस बेचना, स्लाविया बेचना, 2000 के ऊपर कुशाक बिकती है, 1800 के आसपास टाइगन बिकती है। ये दीज आर काइंड ऑफ ओके नंबर्स। इफ दे आर स्टिल सस्टेनिंग दीज नंबर्स, आई विल से दे हैव डन अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज टिकट प्राइस जो है एवरेज कार की वो 15-16 लाख है। बेस मॉडल तो ये देते ही नहीं है, और जो मिड वेरिएंट्स हैं वो सीधे 1.5 लाख एक्सपेंसिव है, 13-13.5 लाख से लेके फिर कार जो है 19-20 लाख तक जाती है, राइट। तो अगर पहली बार प्रॉफिट्स रिकॉर्ड किए हैं 2.0, फिर इनका थोड़ा सा ये मान सकते हैं कि अगर प्रोडक्शन भी सारी यूज़ हो रही है स्मार्टली, ये एक्सपोर्ट और इसको मैनेज कर रहे हैं इंडिया में, तो हम बाहर बैठ के जो सोच रहे हैं वो नहीं है। एक कार निर्माता जिसकी कैपेसिटी 1.5 लाख के आसपास है, वो सक्सेसफुली अपनी कार यहाँ पे जितनी बेचना चाहता है वो बेच रहा है, और जितनी एक्सपोर्ट करना चाहता है वो एक्सपोर्ट कर रहा है 50-60,000। एंड थैंकफुली इनकी ब्राज़ील में और मैक्सिको में अच्छी डिमांड है। बट फ्यूचर के लिए मेरी जितनी बार भी मैनेजमेंट के लोगों से बात होती है व्हाट्सएप के माध्यम से या इन पर्सन, कई बार लुधियाना आते हैं, तो मैं जो एक मास डिमांड है कि यार बजट में कुछ दे दो, तो मैं ये चीज़ कहता रहता हूँ कि हो तो आप पैसेंजर ब्रांड ही, नो डाउट आप अपने आप को थोड़ा सा ऊपर पिच करते हो जर्मन होने के कारण, एक अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को ही आप इवेंचुअली पिच कर रहे हो, तो उसको 12 लाख के नीचे कुछ ना कुछ आप ज़रूर दें। वो अगर आप कार दोगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करेगी। इनका बेस किसने बनाया? कार पोलो रैपिड जैसी कार ने बनाया, राइट। तो 12 लाख से नीचे अगर ऑटोमेटिक भी ये दे देंगे तो पहले दिन से ही वो एल्ट्रॉज और i20 या बेलिनो से लोग ऊपर ही मानेंगे कि हाँ जी, सेफ, डायनामिक्स, ब्रेकिंग, पेंट, एवरीथिंग। बहुत बड़ा चंक आप जाने दे रहे हो, वो कस्टमर ही आपकी बाकी कार्स भी लेगा। ये कार्स जब घर घर जाती हैं, सस्ती कार्स, टियागो जैसी, एल्ट्रॉस जैसी, बेलिनो जैसी, तो लोग फिर ग्रैंड विटारा, हैरियर वैसी कार्स भी लेते हैं। तो ये कस्टमर को आप इग्नोर मत कीजिए। आपके अगर फ्यूचर में भी प्लान्स हैं, इंडिया एक बजट मार्केट है, आप इतना बड़ा चंक मत छोड़िए। ये चंक अगर आपने पकड़ लिया तो ग्लोबली जो मैंने देखा है कि हुंडई गैप कवर करता जा रहा है आपके साथ। वॉक्सवैगन ग्रुप जो है वो 80 लाख से 90 लाख गाड़ियां बेचता है दुनिया में, जिसमें इनके सभी ब्रांड्स की कार्स की मैं बात कर रहा हूँ, वॉक्सवैगन ग्रुप की। हुंडई कुछ टाइम पहले तक तो था 35 लाख पे एनुअली, बट अभी ये ज़बरदस्त तरीके से जो गैप है वो क्लोज करते जा रहे हैं हुंडई ग्रुप, जिसमें किया और जेनेसिस जैसे ब्रांड्स भी आ जाते हैं। तो ये कवर करता जा रहा है, अभी ये 60 लैक्स के आसपास पहुँच चुका है। वो इसलिए बिकॉज ना केवल डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस को भी इंडिया जैसे जो है वो बहुत सीरियसली ले रहा है हुंडई। पहले पे सबसे ज़्यादा कार्स बिकती हैं आई बिलीव चाइना में, फिर यूएस में, फिर
आई बिलीव इंडिया में ही होंगी, ब्राज़ील या जर्मनी का, आई एम नॉट श्योर। तो वो सभी मार्केट्स को बहुत ही सीरियसली ले रहा है। जैसी मार्केट होती है वैसी कार्स एक दो सही तरीके से लॉन्च कर देता है। जैसे इंडिया में इनकी क्रेटा और वेन्यू के अगर आप नंबर देखें तो मेजॉरिटी नंबर्स यही कार्स लेके आ रही हैं। तो बहुत टेलर मेड होती है इनकी कार्स नेशन के अकॉर्डिंग। तो मैं ये चाहता हूँ कि वॉक्सवैगन भी जो डेवलप्ड नेशंस हैं ना केवल उसको सीरियसली ले, क्योंकि अगेन उनके अलग ही मुद्दे हैं कि अभी BYD जैसे ब्रांड्स भी इनकी इलेक्ट्रिक कार्स की जो सेल्स हैं वो खाना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब उनको भी सीरियसली लो, बट एक टीम आप अपनी बनाइए कि डेवलपिंग नेशंस जहाँ पे आपने इतने इन्वेस्टमेंट की हुई है इतने सालों से, इतनी आपकी कस्टमर्स बने हुए हैं, कस्टमर बेस है, उसको और ज़्यादा कैसे एक्सपेंड किया जाए। आप टाटा से भी थोड़ा सा सीखिए कि ठीक है उनके पास मार्केट ही एक दो हैं इंडिया जैसी, बट उन्होंने बड़ी इजीली वो एग्जिट कर सकते थे, बट उन्होंने बिल्कुल गेम पलट दी है अपनी टियागो, नेक्सॉन, हैरियर और पंच जैसी कार्स के साथ। तो आज आके मैंने देखा कि दो कार्स आपको चाहिए। वर्टस आपकी इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिकल कार है कि सेडान मार्केट ऑलमोस्ट आपने रिवाइव कर दी। कितनी क्षमता है देखिए कि एक डेड सेगमेंट में भी आप अपनी ये कार 1700 बेच रहे हो और स्लाविया भी आपकी 1700 के आसपास बिक रही है। जस्ट इमेजिन कि एक डेड मार्केट को एक नीचे वाले ब्रांड्स ने रिवाइव कर दिया कि वरना, सियाज, ये कार्स अभी नहीं बिक रही, बिल्कुल ऐसे नोज डाइव कर गई हैं सेल्स वरना की। ठीक है, बट ये कार्स कंसिस्टेंटली अपने नंबर्स निकाल रही हैं। तो क्षमता देखिए आप में ज़बरदस्त है। टाइगुन आपकी है नो डाउट अच्छी कार है। ऊम्फ फैक्टर थोड़ा सा मिसिंग है, पहले दिन से ही मिसिंग था। कुछ चीज़ें आप अभी भी ठीक कर सकते हो, कर रहे हो, बट ज़रूरत है और ज़्यादा करने की। अगर आप किसी तरीके से पैनारोमिक सनरूफ दे दें उसमें टॉप वेरिएंट में, किसी तरीके से 360 डिग्री कैमरा और अडास दे दें टॉप मॉडल में, तो लोग दे देंगे आपको 21x शोरूम प्राइस भी। क्योंकि जो शोरूम में पहुंच जाता है ना बंदा, वो कहता है कि यार मैं बस अगर टॉप वेरिएंट ले रहा हूं तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना किसी चीज़ के साथ। ये चीज़ें आप अभी भी फिक्स कर सकते हो। जो कार मैं चला रहा हूँ T-Roc, आपके इतने ज़बरदस्त इंजीनियर्स हैं। ठीक है, इसका प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, MQB A1 आई गेस इसका Q2 वाला प्लेटफॉर्म है। किसी तरीके से ये कार अगर आप इसके एक सेगमेंट ऊपर ले आएँ, एक 18 से 25 लाख वाला कस्टमर आप भुगता दें, इसमें 1.5 सिर्फ एक मैनुअल दें, एक टॉप दें, चाहे इसको CKD ही लेके आएँ, थोड़ा सा ट्रिम डाउन कर दीजिए फीचर्स, बट एटलीस्ट दीजिए कस्टमर को कुछ के हाँ जो ज़्यादा पैसे खर्चना चाहता है वो भी कुछ ले सके थोड़ा बेहतर, और जो कम पैसे खर्चना चाहता है पोलो जैसी कार या कुछ भी, और मैं पोलो नहीं कहता, चलिए 4 मीटर से कम कुछ भी आप दे दीजिए, चाहे अंडर 4 मीटर SUV या समथिंग। तो आपकी जो सेल्स हैं वो लिटरली 5% मार्केट शेयर आप जो है वो ग्रैब कर सकते हैं 17-18,000 कार्स पर मंथ। तो दोस्तों ये हल्के फुल्के कुछ कैंडिड एनालिसिस बिना किसी प्रिपरेशन के साथ ड्राइव करते हुए मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए volclub.com। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।